पश्चिमी यूपी की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर इस समय पूरे उत्तर प्रदेश की पूरी भाजपा की निगाह लगी हुई है। हैट्रिक बनाने के लिए लड़ रहे संजीव बालियान की घेराबंदी विपक्ष ने तो की ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो राजपूत नेता है, राजपूत बिरादरी के नेता है, पूर्व विधायक भाजपा संगीत सोम, उन्होंने भी पूरी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। मुजफ्फरनगर में एक अजीब तरह का संघर्ष हो रहा है, जहां संजीव बालियान विपक्षियों से तो लड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने लोगों से भी उनकी लड़ाई अंदर जारी है। सैनी समाज भी भाजपा से नाराज है, टिकट नहीं मिलने से ठाकुर समाज भी नाराज है, और संगीत सोम जो सरराना से आते हैं और संगीत सोम और संजीव बालियान की अदावत अब खुलकर सामने आ गई है। और संगीत सोम ने तो कई बार इस तरह की बयानबाजी की है कि जिससे वहां नुकसान होने का खतरा बढ़ गया है। मुजफ्फरनगर को लेकर के दिल्ली की भी नजर है, दिल्ली के भाजपा शीर्ष नेतृत्व की नजर मुजफ्फरनगर पर सीधी है। वहां आखिर क्या होने जा रहा है? 2013 के दंगों के बाद लगातार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीत रही है, और पिछली बार तो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष दिवंगत चौधरी अजीत सिंह को हराकर संजीव बालियान एमपी बने थे। 2014 और 2019 की जो लहर थी, जो जीत का सिलसिला था, वो 2024 में जारी रहेगा कि नहीं, यह ऐसे अनसुलझे सवाल, ऐसी अनसुलझी पहेलियां वहां पर जगह जगह बिखरी पड़ी है। मुजफ्फरनगर लोकसभा पर बात करने से पहले मुजफ्फरनगर जिले को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। उसका मिजाज, उसका स्वभाव, उसकी तासीर कैसी है, कितनी उसमें आक्रामकता है, कितनी उसमें सादगी है, कितनी संजीदगी है, और कितना लोगों का कमिटमेंट है। आप ये जानकारी आपके लिए नहीं हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के सबसे पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली जानसठ के रहने वाले थे। वो मुजफ्फरनगर जनपद के रहने वाले थे। यहां आपको जानकर ताज्जुब होगा कि चाहे नईमा कांड हो, चाहे किसान आंदोलन हो, महेंद्र सिंह टिकैत ने जितने भी देश भर में अपने आंदोलन शुरू किए हैं, मुजफ्फरनगर से शुरू हुए। स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत का गांव भी सिसोली मुजफ्फरनगर संसदीय क्षेत्र में आता है। ये किसानों की राजधानी तो है ही, और राजनीतिक तौर पर भी ये सीट काफी इस समय हॉट हो चली है। इसके अलावा इसको मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट को शुगर बाउल कहते हैं लोग। शुगर बाउल यानी गन्ना बेल्ट है, चीनी का बहुत उत्पादन होता है, गन्ने का बहुत उत्पादन होता है। यहाँ के लोग मेहनत कश है, बहुत मेहनत करते हैं। खेती बाड़ी में बिल्कुल एकदम किसी भी तरह की बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की क्षमता मुजफ्फरनगर के लोगों में रहती है। यहाँ के लोग मेहनत कश हैं, बहुत मेहनत करते हैं। खेती बाड़ी, हरियाली। जब से मैंने होश संभाला तब से मैं आज तक ये सुनता आ रहा हूं कि जो रूरल भारत है, जो रूरल डिस्ट्रिक्ट होते हैं, एक सेंसेक्स होता है, जो ग्रामीण जनपद हैं, ग्रामीण जनपद में मुजफ्फरनगर पिछले जब से मैंने होश संभाला है, पर कैपिटा इनकम पर देश में दूसरे नंबर पर रहता है, आज भी दूसरे नंबर पर है। तो ऐसा जिला जहां प्रति व्यक्ति आय रूरल डिस्ट्रिक्ट में देश में दूसरे नंबर पर हो, जहां पैदावार इतनी भयानक होती हो, जहां के लोग मेहनत कश हो, तो वहां की आप राजनीति में तो ये समझिए कि राजनीति में गर्माहट आना तो लाजमी है, क्योंकि मेहनत केवल खेत में नहीं होती, मेहनत सड़कों पर भी होती है। चाहे नईमा कांड हत्याकांड हो, नईमा हत्याकांड हो, तब टिकैत ने आंदोलन किया, चाहे किसानों की बात हो तब आंदोलन हुआ, और इसके अलावा मंडल कमीशन के विरोध में मुजफ्फरनगर में एक भयानक आंदोलन हुआ। तो आंदोलनों की जमीन है, यहाँ पृष्ठभूमि भरी पड़ी है मुजफ्फरनगर की, और बहुत जबरदस्त आंदोलन यहाँ हुए। लियाकत अली, जैसे मैंने भी आपको बताया, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री मुजफ्फरनगर से थे। तो इस शुगर बाउल में इस बार इतना उबाल क्यों आ रहा है? इस चीनी के कटोरे में इस बार राजनीतिक इतनी खटास कैसे पैदा हो गई है, ये एक देखने वाली बात है। अब जातीय स्थिति यहां पर ऐसी बनती है कि सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, 18.5 लाख वोटरों वाली विधानसभा में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, फिर दलित हैं, फिर जाट हैं, और उसके बाद तमाम कम्युनिटी है, मतलब राजपूत हैं, गुजर हैं, सैनी हैं, पाल है, प्रजापति हैं, और तमाम बिरादरियां यहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व करती है। और ऐसा नहीं है कि, लेकिन इसको जाटलैंड के नाम से मशहूर मुजफ्फरनगर को लेकर के इस बार एक अलग तरह का एक फाइटर लैंड खड़ा हो गया है, जहां फाइटर्स सामने दिख रहे हैं इलेक्शन में। तो ये तो थी इनकी मुजफ्फरनगर की पृष्ठभूमि और मुजफ्फरनगर का तासीर आंदोलनों की जमीन पर, किस तरह से इस बार गोलाबारी हो रही है आसमान से, राजनीति के आसमान से, ये एक बहुत ही देखने वाली बात है। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार संजीव बालियान को टिकट दिया है, जो 2013 के दंगों के बाद जब लड़े थे तो 3.5 लाख से भी ज्यादा मतों से वो जीते थे। पिछली बार उन्होंने अजीत सिंह को हराया था। हरिंदर मलिक, वो भी अपना 2 दशक से ज्यादा का सूखा दूर करने के लिए इस बार मुजफ्फरनगर से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी अपनी संभावनाएं हैं, उन्होंने अपने समीकरण बनाए हैं किस तरह से ये सारी चीजें होंगी। और दूसरी तरफ दारा सिंह प्रजापति नाम के एक प्रत्याशी को बसपा ने उतार दिया है। प्रजापति वोट वहां
अच्छी ठीक संख्या में है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नहीं है जो दलित और प्रजापति मिलकर के लोकसभा का चुनाव जीत जाए। तो बसपा की क्या टैक्टिक्स है, बसपा भाजपा को क्यों डेंट यहां करना चाहती है, हरेंद्र मलिक कितने मजबूत है, क्या राजपूतों का जो आंदोलन चल रहा है हरेंद्र मलिक की तरफ राजपूत जाएंगे, क्या संजीव बालियान से नाराज राजपूत और ठाकुर नेता संगीत सोम उनको नुकसान पहुंचाएंगे, क्या जो यहाँ पर त्यागी निर्दलीय खड़े हो गए हैं, क्या वो त्यागियों के जो भाजपाई होते हैं, खांटी भाजपाई होते हैं, त्यागियों के वोट लेकर के कुछ संजीव बालियान को नुकसान की कोशिश करेंगे। तो संजीव बालियान की हैट्रिक के स्वाद का या उसका जायका बिगाड़ने के लिए यहां पर विपक्षी दलों ने तो पूरा तैयारी कर ही ली है, लेकिन यहां के भाजपा के अंदरूनी नेताओं ने भी पूरी तैयारी कर ली है कि संजीव बालियान को इस बार हरा कर ही छोड़ना है। सबसे पहले मैं भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान की बात करता हूं। संजीव बालियान जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और संजीव बालियान 2013 के दंगों से भले ही उपजे हो, लेकिन उनका जुझारूपन लोगों को वहां पसंद आता है। लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं, लोगों की शादी ब्याह में शामिल होते हैं, हर गतिविधि में शामिल होते हैं, और वो कोई उनके पास अगर जाता है तो ना कभी मिलने से परहेज करते हैं। ठीक है, प्रतिस्पर्धा पॉलिटिक्स में होती है, पार्टी के भीतर उनके प्रतिद्वंदी बहुत पैदा हो गए हैं, हो सकता है वो भी उनको डेंट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमतौर पर इस बार राष्ट्रीय लोकदल के साथ होने का फायदा संजीव बालियान को मिलेगा, ये तो पक्का है। लेकिन जो खांटी भाजपाई वोट थे, राजपूत और त्यागी और प्रजापति, वो जो छिटक रहे हैं, उनको कैसे रोकेंगे संजीव बालियान, ये उनके सामने एक चुनौती होगी। 2014 में ठीक 2013 के दंगों के बाद जब यहां पर लोकसभा चुनाव हुआ, और यहां पर ही नहीं पूरे उत्तर भारत में भाजपा को 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों ने, हिंदू मुस्लिम दंगों ने, हिंदू मुस्लिम तो उसे कहा ही जाता है, वो बेसिकली जाट मुस्लिम दंगा हो गया था। तो जाटों के और मुसलमानों के बीच लड़ाई थी, और उस दंगे के बाद उत्तर भारत में भाजपा को बड़ी बढ़त मिली थी। बगल की सीट पर जो इमरान मसूद है, उन्होंने भी उसी दौरान एक बयान दिया था कि गुजरात की बात और है, इधर मोदी जी अगर आएंगे तो यहां पर बोटी बोटी करके काट दिया जाएगा। तो 2013 मुजफ्फरनगर का दंगा और इमरान का बयान, इन्होंने भाजपा को भयानक संजीवनी दी और भाजपा बंपर सीटें लेकर के लोकसभा पहुंची। और संजीव बालियान चूंकि वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, बिल्कुल गांव के नेता हैं, ग्रामीण और ठेठ नेता हैं, खांटी भाजपाई हैं, ऐसा भी नहीं है किसी और दल से कभी चुनाव लड़ा हो। उनकी पार्टी में पकड़ है, जमीन पर पार्टी के नेताओं पर उनकी पकड़ है कि नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जमीन पर उनकी पकड़ लोगों में जरूर है। गांव वाला जाएंगे तो मैंने जैसा अभी आपको बताया, पिछली बार चौधरी अजीत सिंह से वो 6400 वोट से जीते थे। लोगों ने तरह तरह के आरोप लगाए थे कि सरकारी मशीनें ने बेईमाना किया है, ये किया वो किया है, तो तमाम तरह के आरोप थे, लेकिन जीत तो जीत होती है, और वो जीत कर दूसरी बार पहुंचे थे। और इस बार तीसरी बार ये इत्तेफाक है, पिछली बार रालोद के मुखिया को हराना और इस बार रालोद के समर्थन से लोकसभा में पहुंचने की कोशिश करना, ये एकदम बिल्कुल आप राजनीति में इस तरह की उलटबाजियां बहुत ही कम देखेंगे। जयंत ने उनके पक्ष में रैली की है, अमित शाह भी शाहपुर आए थे, उन्होंने उनके पक्ष में रैली की है और कहा संजीव बालियान को जिताकर आप भेजिए। तो जो हैट्रिक लगाने की जो संजीव बालियान की कोशिश हो रही है, इसमें सबसे ज्यादा आड़े आ रहा है उनका अंदरूनी सिस्टम। संगीत सोम भाजपा के नेता हैं, पिछला विधानसभा चुनाव सरगना से हारे, लेकिन वो संजीव बालियान के लिए ताल ठोककर खड़े हो गए उनके खिलाफ, और वो ऑन कैमरा बोल रहे हैं, ओपन बोल रहे हैं संजीव बालियान के मुझसे बात करने का स्तर नहीं है, और संजीव बालियान पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कि 5 साल वो गुंडे पालते हैं, 5 साल तक क्षेत्र में नहीं आए, 10 साल तक क्षेत्र में नहीं आए, इस तरह की सारी चीजें उनके यहाँ चल रही है और वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ संजीव बालियान पूरी तरह से साइलेंट हो गए हैं। राजपूतों के एक गांव में संजीव बालियान के काफिले पर, गाड़ियों पर हमला होना, ये भी वहां के लोगों में एक रिएक्शन करने जैसा हो गया है। हालांकि बताते हैं कि आम ठाकुर जो है वो बहुत उत्तेजित नहीं है संजीव बालियान को लेकर के, लेकिन ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो ठाकुर की खड़ी हुई है संगीत सोम की, वो थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव है। उनकी अपनी एक टीम है, उन्हें नकारा नहीं जा सकता, वो चाहेंगे तो संजीव बालियान को जितनी उनमें क्षमता है वो नुकसान कर देंगे। अब वो हारेंगे या जीतेंगे वो अलग बात है, लेकिन संगीत सोम आज की तारीख में संजीव बालियान को नुकसान करने की स्थिति में है। अब कुल मिलाकर जैसे राजपूतों के वहां पर वोट है, तो संजीव बालियान को एक राहत जरूर है कि जो चरथावल विधानसभा सीट के राजपूत हैं वो पूरी तरह से भाजपा की तरफ जा रहे हैं। वहां किस तरह का कोई विद्रोह नहीं है, वहां किस तरह की कोई बगावत नहीं है, वहां संगीत सोम का कोई असर भी नहीं है। दूसरा, बुढ़ाना के जो थोड़े बहुत ठाकुर हैं वो भी, वहां भी इस तरह की कोई हलचल नहीं है। ये हलचल केवल खतौली विधानसभा जो मेरठ से लगा हुआ हिस्सा है, जो वहां थोड़े राजपूत है और सरदाना के राजपूत, वहां पर ज्यादा इनका वॉल्यूम है, वहां पर शोर शराबा बहुत हो रहा है। लेकिन वहां के भी राजपूतों की संख्या इतनी है कि अगर वो एक तरफा समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक को चले गए तो संजीव बालियान की राह आसान नहीं रहेगी।
अब कुल मिलाकर एक तो लड़ाई संजीव बालियान इंटरनल फ्रंट पर लड़ रहे हैं संगीत सोम से, दूसरा कुछ बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो टिकट की चाह में थे, संजीव बालियान का टिकट कटना चाहिए, उन्हें 10 साल हो गए, अब हमें टिकट देना चाहिए पार्टी को, ऐसे भी कुछ नेता हैं वो मन से संजीव बालियान के साथ भाजपा में काम नहीं कर रहे हैं। तीसरा एक जो बड़ा फैक्टर है, हरेंद्र मलिक भी, जो कि जाट समुदाय से आते हैं, बहुत कद्दावर नेता हैं, चौधरी चरण सिंह के आखिरी दिनों में अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले, चौधरी अजीत सिंह के साथ लंबे समय तक विधायक रहने वाले, तो अब वो समाजवादी पार्टी के बैनर पर मुजफ्फरनगर से ताल ठोक रहे हैं। उनके पक्ष में बहुत सारी चीजें जाती हैं। उनके पक्ष में सबसे पहले जाता है कि मुजफ्फरनगर सीट पर कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है, इसलिए मुस्लिमों में डिवाइडेशन का या विभाजन का कोई मतलब ही नहीं उठता है, तो वो एक अलग चीज हो गई है। हरेंद्र मलिक के बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन हरेंद्र मलिक संजीव बालियान को डेंट कर रहे हैं, जितना जाटों में विभाजन करेंगे उतना संजीव बालियान को डेंट करेंगे। लेकिन लोकदल के साथ में आने से एक बड़ा हिस्सा लोग जाटों का संजीव बालियान को जाता हुआ दिख रहा है। हाँ, कुछ गांव जरूर ऐसे हैं जहां पर हरेंद्र मलिक के पक्ष में भी लोग खड़े हैं, अच्छी खासी संख्या में लोग खड़े हैं। हरेंद्र मलिक जाटों में भी संजीव बालियान को मतलब ठीक टक्कर दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर अगर जाते हैं आप तो लोकदल की वजह से और कुछ जो जाट जो भाजपाई हो गए हैं, जिन्होंने चौधरी अजीत सिंह के चुनाव लड़ने के बावजूद भाजपा को वोट किया, वो भाजपा के साथ तो है ही, जो लोकदल के आने के बाद जो बाकी जाट थे उनमें से एक बड़ा हिस्सा संजीव बालियान को जाने की एक संभावना है, जो राहत की बात है। लेकिन प्रजापति, जो दारा सिंह प्रजापति बसपा के प्रत्याशी हैं, वो जितने भी प्रजापति के वोट काट कर ले जाएंगे, संजीव बालियान को उतना ही नुकसान होगा। तो हैट्रिक लगाने के मुहाने पर खड़े संजीव बालियान के सामने संघर्ष तो है, लेकिन जुझारू और संघर्षशील संजीव बालियान जिस तरह से साइलेंटली चुनाव लड़ रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि उनमें अभी आत्मविश्वास उतना ही है जितना चुनाव में नामांकन दाखिल करने के वक्त था। फिलहाल चारों तरफ से घिरे संजीव बालियान को के खिलाफ जो व्यूह रचना वहां हुई है, बसपा से लेकर और संगीत सोम से लेकर हरेंद्र मलिक से लेकर, उस व्यूह रचना को, उस चक्रव्यूह को तोड़ना संजीव बालियान के लिए नामुमकिन तो नहीं, लेकिन कठिन होगा। उसे तोड़ने के लिए संजीव बालियान को अलग से अपनी एक रणनीति अख्तियार करनी होगी, और मतदान में भी बहुत ज्यादा समय यहाँ पर नहीं बचा है। कुल मिलाकर मुस्लिमों के बड़े बड़े गांव में, सूजड़ू गांव हो गया है, दूसरे ऐसे गांव थे, वहां पर संजीव बालियान का बहुत बड़े पैमाने पर स्वागत होना, तो ये भी एक अद्भुत था इस बार कि हिंदू मुस्लिम दंगे से उपजे बड़े नेता संजीव बालियान को मुसलमानों के गांव में भी बहुत बड़ा अभिनंदन हो रहा है, जलसे हो रहे हैं। तो वहां से वोट कितने मिलेंगे कितने नहीं, ये तो गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंप्रेशन जरूर जाता है। बस अब मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक की बात करता हूं। उनके बारे में आपको बहुत विस्तार से बताता हूं। बहुत जुझारू, बहुत कद्दावर, बहुत दबंग नेताओं में हरेंद्र मलिक की गिनती होती है। हरेंद्र मलिक कोई मामूली नेता नहीं है, भले पिछले 25 साल से 30 साल से वो कोई चुनाव ना जीते हों, एक बार बीच में राज्यसभा में जरूर गए थे, इनेलो से। चौटाला की पार्टी जब इधर विस्तार कर रही थी 2002 के विधानसभा चुनाव में, आपको याद होगा, तब उनको चौटाला ने अपनी पार्टी से राज्यसभा भेजा था। अन्यथा एक लोकतांत्रिक तरीके से प्रत्यक्ष चुनाव लड़कर राजनीतिक कैरियर को कंटिन्यू रखना, वो एक बड़ा सूखा हरेंद्र मलिक के साथ चला आ रहा है। हाँ, लेकिन उनके बेटे जो पंकज मलिक हैं, वो शामली से जरूर कांग्रेस के 2 बार विधायक रहे हैं, और अभी भी वो चरथावल से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक हैं। उन्होंने अपने बेटे को एस्टेब्लिश कर दिया है। बेटा भी, पंकज मलिक भी उनका अच्छा नेता है, व्यवहारिक है, लोगों से मिलना जुलना, मिलनसारी बहुत है। हरेंद्र मलिक का नाम जब हम बहुत छोटे थे तब से हम हरेंद्र मलिक का नाम सुनते आ रहे हैं। हरेंद्र मलिक बगरा से चुनाव लड़ते रहे हैं, बगरा से एमएलए होते रहे हैं, वहां से एक बार भाजपा के प्रदीप बालियान ने उनको हरा दिया था, और उसके बाद जो चुनाव जीतने का जो सूखा उनका हो रखा है, उनकी जो एक जो राजनीतिक जमीन जो बिल्कुल चुनावी तौर पर बंजर हो चुकी है, उसको उपजाऊ करने का हरेंद्र मलिक के सामने इससे बढ़िया मौका और कोई नहीं होगा। हरेंद्र मलिक का, जैसे मैंने बताया, दबंग हैं, जुझारू हैं, और खड़े हो जाते हैं, और उनका अपना ठेठपन, वही अंदाज बोलने का, वही सब कुछ, हरेंद्र मलिक को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और तब तो बिल्कुल नहीं कर सकते मुजफ्फरनगर में जब कोई मुस्लिम प्रत्याशी ना हो और हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हों। तो अब पूरा का पूरा मुस्लिम इंटेक्ट होकर उनको जाएगा, ऐसी संभावना राजनीतिक विश्लेषक जता रहे हैं। भले ही संजीव बालियान मुस्लिमों के गांव में अभिनंदन करवा लें, लेकिन अमूमन तौर पर परसेप्शन ये रहता है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देगा। क्योंकि संजीव बालियान का व्यक्तिगत भी हो सकता है वो मुसलमानों के कुछ वोट ले जाएं, और इसकी संभावना भी बनी हुई है। तो हरेंद्र मलिक के पास मुसलमानों का इंटेक्ट वोट, और जो जाट हैं, जो गैर भाजपाई जाट है, मैं फिर आप मेरे शब्दों पर गौर कीजिए, गैर भाजपाई जाट मैं उसको कह रहा हूं जो चौधरी अजीत सिंह 2019 में यहां पर चुनाव लड़े,
और जो वोट संजीव बालियान को गया वो गैर लोकदलीय है, मतलब गैर भाजपाई नहीं, गैर भाजपाई में अपने सबको वापस लेता हूं, वो जाट है जो पूरी तरह से भाजपा का हो चुका है। और वो अजीत सिंह को भी दरकिनार कर वो संजीव बालियान के साथ भाजपा में गया, और इनकी संख्या आधे से कम नहीं थी, आधे जाट बचे लोकदल के। तो लोकदल का इस बार समर्थन है। तो और फिर हरेंद्र मलिक भी जाट कम्युनिटी से आते हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं। तो जो गैर भाजपाई जाट थे, जो लोकदल के हम मानते थे जिनको, जो अब लोकदल के सपोर्ट से भाजपा की तरफ जाने की जिनकी संभावना है, उनमें सेंधमारी करना हरेंद्र मलिक के लिए बहुत आसान है। उनमें सेंधमारी करेंगे तो वहां से उनको काफी कुछ मिल सकता है। अब ये बड़ी संख्या है, और हरेंद्र मलिक जितनी सेंधमारी करेंगे उतनी उनको मुस्लिम प्लस करते जाएंगे, और जाटों का एक धड़ा तो उनको वोट देगा ही। कोई कितना भी कुछ भी कह ले कि हरेंद्र मलिक को वोट नहीं मिलेगा, लोकदल का समर्थन है, संजीव बालियान को वोट मिलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। हरेंद्र मलिक जाटों के वोट तो लेकर के जाएंगे, कितने जाएंगे ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है कि भाजपाई जाट, फिर गौर करिएगा, जिन्होंने चौधरी अजीत सिंह के चुनाव लड़ते वक्त भाजपा को वोट दिया, अजीत सिंह को नहीं दिया, और कुछ लोकदल के सपोर्ट, लोकदल के कोलिशन के बाद जो उनका जाट वोटर है वो उसका भी बड़ा हिस्सा वहां जाने के। तो मुझे लगता है कैलकुलेटिव तौर पर कि संजीव बालियान के साथ जाटों का एक बड़ा धड़ा होगा, हो सकता है। हरेंद्र मलिक इसमें सेंधमारी करके अपने राजनीतिक कौशल से इन परिस्थितियों को बदल दे, जैसी उनमें क्षमता है कर भी सकते हैं। दूसरा, उनकी नजर राजपूत वोटों पे है, जहां राजपूत वोट यहां पर टिकट नहीं मिलने से नाराज है। नंबर एक, संगीत सोम की व्यक्तिगत अदावत, राजनीतिक अदावत संजीव बालियान से हो गई है, उसको वो कैश करने की कोशिश कर रहे हैं कि संजीव बालियान को जो राजपूत वोट जाते थे, राजपूतों की अच्छी खासी संख्या मुजफ्फरनगर संसदीय क्षेत्र में है, अगर थोड़े से जाट, टोटल मुस्लिम, थोड़े से जाट, सारे राजपूत या आधे राजपूत, ये अगर हरेंद्र मलिक साथ लेकर चले जाते हैं तो आप ये समझिए लड़ाई यहां पर आकर रुक जाएगी, बराबरी पर एकदम। लोग तो कह रहे हैं कि अगर चमत्कार हुआ तो हरेंद्र मलिक कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां तो लोग वोटों से जीतते हैं। मुसलमानों के 6-6.5 लाख वोट एक मुश्त, कुछ जाटों के वोट, कुछ विद्रोही राजपूतों के वोट, इस तरह से वो अपने साथ साथ लेकर के जा रहे हैं, और वो एक मजबूत लड़ाई यहां पर लड़ रहे हैं। पिछले 20-25 साल का राजनीतिक चुनावी सूखा उनका दूर होगा कि नहीं, उनकी राजनीतिक जमीन जो पिछले तकरीबन 2.5 दशक से बंजर पड़ी है, वो उपजाऊ इस बार होगी कि नहीं, उसमें सिंचाई होगी कि नहीं, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन हरेंद्र मलिक बहुत जोरदार चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि उनके बेटे इसी संसदीय क्षेत्र के चरथावल से विधायक भी हैं, वो भी काम कर रहे हैं। संजीव बालियान के भाजपा में भीतर जो विरोधी हैं, जिनकी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पार्टी के भीतर होती है, वो भी हरेंद्र मलिक के साथ हैं। तो इस तरह से हरेंद्र मलिक भी कम मजबूत नहीं, हरेंद्र मलिक बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। संजीव बालियान के रणनीतिकारों को यह समझ लेना चाहिए कि जब सैनियों में नाराजगी हो, ठाकुरों में नाराजगी हो, और प्रजापति एक प्रत्याशी बसपा का आ गया हो, तब ये डगर जो है पनघट की बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन संजीव बालियान को लगता है कि लोकदल के सारे जाट वोट, और जितना भाजपा का परंपरागत वोट होता है, वैश्य, ब्राह्मण, प्रजापति, त्यागी, ठाकुर, तो ये सब उनको मिल जाएंगे। तो अपनी अपनी उम्मीद पर दोनों कद्दावर नेता आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना यही है कि जो मंजिल है वो किसको मिलती है। बसपा ने भी यहां पर प्रजापति समाज से दारा सिंह प्रजापति को प्रत्याशी बनाया है, और आप सब जानते हैं जो पश्चिमी यूपी की राजनीति को समझते हैं कि दारा सिंह प्रजापति समाज से तो आते ही हैं, लेकिन प्रजापति समाज एकजुट होकर भाजपा को वोट करता आया है पिछले 2-3 दशकों से। यानी प्रजापति समाज से बसपा ने जैसे ही प्रत्याशी दिया तो उसी दिन समझ लिया गया था कि मायावती ने यहां पर ऐसी चाल चली है कि उसको जीतना नहीं है। क्योंकि देखिए गणित सीधा है, अगर प्रजापति और दलित इस सीट पर एकमुश्त होकर एक जगह भी वोट पड़ जाता है, सारा वोट प्रजापति को, दलितों का और प्रजापतियों का चला जाता है, तो भी वो नहीं जीत सकते, क्योंकि संख्या बल उतना नहीं होता, इतने वोट नहीं पड़ते, इतने वोट नहीं बनते। तो इसीलिए यहां पर खांटी तौर पर मायावती ने भाजपा से कोई पुराना हिसाब किताब चुकाने के लिए शायद ये चाल चली है, और प्रजापति समाज से दारा सिंह प्रजापति को यहां पर उतार दिया है। जितने भी वो इनके प्रजापतियों के वोट हैं, 40-45 हजार, 50 हजार, जितने भी होंगे, मैं किसी बिरादरी के वोटों की संख्या पर नहीं जाता, क्योंकि वो हमेशा लोग अपनी जातियों का बढ़ाकर बताते हैं, दूसरी जातियों का घटाकर बताते हैं।
तो लेकिन इसमें से भी जितना वोट पड़ेगा और उसमें से भी अगर एक हिस्सा प्रजापति ले गए तो वो वोट संजीव बालियान के जाएंगे। मायावती ने यहाँ पर बिल्कुल अलग तरीके से सारी चीजें की है, जैसे वेस्टर्न यूपी की कई सीटों पर है। मैं अगले आने वाले दिनों में एक वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मायावती ने यहाँ से पश्चिमी यूपी की लोकसभा सीटों पर भाजपा से किस तरह से हिसाब चुकता करने की कोशिश की है। खैर ये एक अलग वीडियो होगा, लेकिन दारा सिंह प्रजापति लड़ रहे हैं दलितों के प्रजापतियों के सहारे। उनके पास प्लस करने को कुछ नहीं है, लेकिन वो नुकसान करेंगे केवल और केवल संजीव बालियान का। इसी बीच दलित बहुत साइलेंट है। दलितों ने पिछली बार भी भाजपा को वोट दिया था। जो साइलेंट दलित है वो क्या इस बार भी एक बड़ा हिस्सा भाजपा को जा रहा है, जैसे पिछले दो चुनावों में जाता रहा है? अगर वो हिस्सा दलितों का अभी भी कंटिन्यूअस संजीव बालियान ले जाते हैं तो फिर संजीव बालियान की राहें काफी आसान हो जाती हैं और काफी आसान हो भी सकती है। तो इसीलिए दारा सिंह प्रजापति तो केवल और केवल भाजपा का खेल बिगाड़ने के लिए खड़े हुए हैं। अन्यथा एक निर्दलीय भी खड़े हैं त्यागी समाज से। तो त्यागी समाज चूंकि भाजपा का परंपरागत वोट है, वो भी भाजपा के अलावा, जब देखिए मुजफ्फरनगर से जब प्रमोद त्यागी बुढ़ाना से चुनाव लड़ते हैं तो त्यागी समाज उनके साथ जाता है, क्योंकि प्रमोद त्यागी मुजफ्फरनगर में त्यागी समाज के मतलब एक अगुवा नेता हैं, एक पूरी कम्युनिटी को लीडरशिप देते हैं। जब वो लड़ते हैं तो त्यागी समाज उनके साथ जरूर जाता है, लेकिन जब भाजपा का लोकसभा चुनाव होता है तो वो सारा का सारा वोटर टोटली तौर पर इनको भारतीय जनता पार्टी को चला जाता है। त्यागी वोटों में नाराजगी की बात हो रही थी। तो खैर ये सारी अपनी अपनी समीकरण है। फिलहाल दारा सिंह प्रजापति यहां पर केवल और केवल भाजपा को डेंट करने के लिए खड़े हुए। ये पूरी तरह से पिक्चर सबके। अब देखिए नाराजगी सुनिए कि कहा कि पश्चिम यूपी में किस किस तरह की नाराजगी चल रही है। मुजफ्फरनगर की बात करता हूं। यहां राजपूत नाराज हैं और सरदाना बेल्ट के राजपूत ज्यादा नाराज है चरथावल बेल्ट की अपेक्षा। राजपूत नाराज हैं इसलिए टिकट नहीं मिला। सैनी भी नाराज हैं इसलिए कि टिकट नहीं मिला, किसी भी सीट पर टिकट नहीं मिला। दूसरा प्रजापति बसपा का प्रत्याशी प्रजापति भी अब माइनस करके लोग चल रहे हैं। तो ये नाराजगियां भी चल रही हैं। ये नाराजगी अब जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टैंड लिया हरियाणा में और वहां के अल्पसंख्यक कम्युनिटी के यानी सैनी समुदाय के नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने ये मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था ताकि राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सैनी एक तरफा एकजुट होकर भाजपा को वोट दें। अगर सैनी समाज अभी वहां पर नाराज है तो ये भी आप तय मान लीजिए, अगर पश्चिमी यूपी का सैनी भाजपा के से सेटिस्फाई नहीं है, नायब सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद उसके साथ इंटैक्ट नहीं है, तो राजस्थान वाले को तो आप छोड़ ही दीजिए, राजस्थान वाला सैनी भाजपा के साथ जाएगा। और फिर यह भी है कि भाजपा ने सैनी का जो प्रयोग किया है हरियाणा में, अगर सैनी समाज इस बार भाजपा से विमुख हो जाता है तो आप ये भी तय मानिए कि भाजपा का सैनी कार्ड जो है, ये हरियाणा का जो चीफ मिनिस्टर बनाने का जो गेम था वो पूरी तरह से फेल हो गया। दूसरी राजपूत समुदाय से अब आते हैं। राजपूत देखिए वो सहारनपुर से चाहते थे, टिकट नहीं मिला। कैराना में खैर उनका दावा नहीं बनता, मुजफ्फरनगर में उनका दावा नहीं बनता, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां उनका दावा बनता है। गाजियाबाद में उनका दावा बनता है और इसके अलावा मुरादाबाद में उनको टिकट मिला है और एक आध सीट उन्हें और देनी। वीके सिंह के टिकट कटने से राजपूत समुदाय नाराज है। संगीत सोम की जो नाराजगी है वो बिल्कुल अलग तरह की है। उसमें संजीव बालियान के साथ राजनीतिक दुश्मनी परिलक्षित होती है बहुत स्पष्ट तौर पर। और ओवरऑल राजपूत समाज की नाराजगी भाजपा से इसलिए है कि टिकटों का जो बंटवारा है वो ठीक नहीं हुआ और राजपूत समाज को उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। तो फिलहाल मुजफ्फरनगर संसदीय क्षेत्र में प्रजापति वोट बैंक का बसपा की तरफ रुझान कैसे संजीव बालियान रोकेंगे, राजपूतों की नाराजगी कैसे दूर करेंगे, और सैनियों को आज नायब सिंह सैनी वहां पर प्रचार कर रहे हैं संजीव बालियान का, क्या सैनी उससे जो है उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी? क्या हरेंद्र मलिक विद्रोही राजपूतों को अपने खेमे में लाने के लिए सफल हो जाएंगे क्या? और एक जो बहुत मजबूत समुदाय है, मैं उसका जिक्र करना भूल गया, गुजर भी यहां पर मुजफ्फरनगर संसदीय क्षेत्र में मुजफ्फरनगर सीट, बुढ़ाना सीट और चरथावल, इनमें तो नहीं है, लेकिन खतौली से उनकी शुरुआत होती है और खतौली में ठीक संख्या में, चूंकि मदन भैया वहां से विधायक भी हैं लोकदल के, वहां गुजर हैं। फिर सरदाना में भी गुजर है। सरदाना में अतुल प्रधान गुजर समुदाय से आते हैं, सपा के विधायक हैं। तो लेकिन एक फीडबैक ये है कि गुजर जो है वो पूरा इंटैक्ट होकर संजीव बालियान के साथ खड़ा हो गया है। ये इस तरह की एक सूचना आ रही है और गुजर बहुत मजबूत बिरादरी मानी जाती है पश्चिमी यूपी की, और वो इस समय
सपा के बजाय भाजपा के संजीव बालियान को तवज्जो दे रहा है। ऐसी सूचनाएं गांव में जब बात करने से पता चल रहा है, इस तरह का इनपुट मिल रहा है। बाकी तो ईवीएम में क्या होगा तो ईश्वर ही जाने, या ईवीएम जब खुलेगी तब गिनती होगी तब हमें पता चलेगा। लेकिन फिलहाल गुर्जर का रुझान, गुर्जर कम्युनिटी का रुझान, चूंकि किसान कौम है और यहाँ की पश्चिमी की दबंग कौम है, और अतुल प्रधान जैसे, आपने एक चीज और सुनी होगी इस पूरे के पूरे प्रकरण में कि संगीत सोम का ये आरोप है कि संजीव बालियान ने सरधना में उनको हराने का काम किया, क्योंकि वहां सरधना सीट पर जाट, गुर्जर, राजपूत, सैनी इनकी संख्या लगभग बराबर बराबर है। तो इसीलिए वहां से कभी ठाकुर विधायक बनता है, कभी जाट बनता है, कभी गुर्जर बनता है, कभी सैनी बनता है। तो संजीव बालियान पर ये जो आरोप है, तो दूसरी तरफ एक चर्चा आपने और सुनी होगी कि अतुल प्रधान जो है, जो गुर्जर हैं और सरधना विधायक हैं सपा के, वो संजीव बालियान को सपोर्ट कर रहे हैं। ये कोई सॉलिड बात नहीं है, सॉलिड एविडेंस नहीं है इनके लिए। ये राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाएं हो रही है। और तो गुर्जरों का झुकाव भाजपा की तरफ ऐसा होता दिख रहा है, ऐसा वहां के लोग कहते हैं। लेकिन फिर भी ये लड़ाई संघर्ष में फंस गई है। ये लड़ाई संजीव बालियान को अगर हैट्रिक लगानी है तो थोड़ी सी डिप्लोमेसी चेंज करनी होगी। उसको डिप्लोमेसी वहां ग्राउंड पर, चूंकि इस पूरी लोकसभा में वो रहते हैं, उनको ज्यादा जानकारी होगी। हरेंद्र मलिक को अगर जीतना है तो जाटों में सेंधमारी करनी होगी, विद्रोही राजपूतों को मनाना होगा, अपने पक्ष में लाना होगा, और इसके अलावा गुर्जरों में भी तोड़फोड़ करनी होगी। कौन कितनी तोड़फोड़ करता है, कौन क्या नहीं करता है, अभी जब 19 तारीख को मतदान होगा और उसके बाद 4 जून को ईवीएम के नतीजे सामने आएंगे तब पता चलेगा। ये तो हम कह ही सकते हैं कि मुजफ्फरनगर सीट पर जिस तरह का संघर्ष हो रहा है, उसकी निगाह दिल्ली, लखनऊ से लेकर के पूरे देश की निगाह मुजफ्फरनगर सीट पर लगी हुई है।